गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग बेटा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना अकाउंटेंसी 12th का चैप्टर 1 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, बेटा हमने उसको स्टार्ट कर लिया था। और हमने उसमें जब फीचर्स पढ़ी तो हमने पढ़ा था बेटा कि पार्टनरशिप्स कम इनटू द एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि अगर पार्टनरशिप फर्म में वो एग्रीमेंट होता है तो उस एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं, और उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कौन कौन से क्लोज होते हैं। और अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट ना हो, बिना पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अगर आप पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं तो फिर आपको कौन कौन से प्रोविजन फॉलो करने पड़ते हैं। तो शुरू करते हैं बेटा आज की क्लास। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा देखिए, पार्टनरशिप जो है वो एक एग्रीमेंट के थ्रू पार्टनर्स में स्टार्ट होती है, बट एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। अब ओरल में प्रॉब्लम क्या है आप समझिए, हम लोगों के बीच में रिटर्न में कुछ भी नहीं है। ओरल का मतलब है सब चीजें मौखिक है, रिटर्न में हमने कुछ नहीं किया हुआ है। बट कल को जब प्रॉफिट बांटने की बात आती है तो हम लोगों में डिस्प्यूट्स क्रिएट हो सकते हैं, और हमारे पास कोई तरीका नहीं है बेटा कि हम उस डिस्प्यूट्स को खत्म कर पाए, क्योंकि हमने कुछ भी लिखा नहीं है। तो इसलिए बेटर होता है जब पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हो तो वी शुड हैव अ रिटन एग्रीमेंट। हमारे पार्टनर्स में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एक रिटर्न में एग्रीमेंट होना चाहिए बेटा, जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या है? इट इज अ रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा जब आपने फॉर्म ऑफ बिजनेस पढ़ा होगा। अब पार्टनरशिप डीड होता क्या है? इसमें बेटा बेसिकली बहुत सारे क्लोजेज होते हैं। ठीक है, सब पार्टनर्स मिलकर बात करते हैं, बैठते हैं, और वो लोग जिन जिन बात पे उनकी कंसेंट बनती है वो उसको क्लोज बना देते हैं, उसको अपनी पार्टनरशिप फर्म के लिए रूल बना देते हैं। ठीक है, वो रूल्स वो क्लोज वो पार्टनरशिप डीड में लिख लेते हैं बेटा, और उसके बाद उस पार्टनरशिप डीड पे सभी पार्टनर साइन करते हैं और एक कॉपी अपने पास रख लेते हैं, ताकि कल को कोई भी डिस्प्यूट्स हो तो पार्टनर्स उस क्लोज को ध्यान में दिला सकता है कि भाई देखो हमारी ये बातें हुई थी। जब ये रिटर्न में बन जाता है तो इसको कहते हैं पार्टनरशिप डीड। और ये बहुत अच्छा होता है कि पार्टनरशिप डीड हो फर्म में, क्योंकि इट हेल्प्स टू अवॉइड द डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, तो यहां पर इसमें क्या क्या क्लोज होने चाहिए, ठीक है, उसकी हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्लोज है बेटा वो है डिस्क्रिप्शंस ऑफ पार्टनर्स। सबसे पहले जो पार्टनरशिप डीड है उसमें पार्टनर्स का डिस्क्रिप्शंस होना चाहिए बेटा। पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स का एड्रेस, वो पूरी डिटेल होनी चाहिए, ताकि हमें पता हो कि हमारी फर्म में कौन कौन पार्टनर्स हैं। ठीक है, दूसरा है डिस्क्रिप्शंस ऑफ फर्म। फर्म का नाम और फर्म का एड्रेस आपको मेंशन करना पड़ेगा कि भाई इस पार्टनरशिप फर्म का नाम ये वाला है और हमारी पार्टनरशिप फर्म यहां पर है। फिर आता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, कि भाई हमारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहां है। ठीक है, देखिए बहुत बार क्या होता है, हमारा ऑफिस होता है अलग, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है अलग, तो हमें मेंशन करना है कि विच इज द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जहां से हम लोग अपना बिजनेस ऑपरेट करेंगे। फिर उसके बाद आता है बेटा नेचर ऑफ बिजनेस। अब यहां पर नेचर की बात करें तो नॉर्मली हम लोग बेटा दो तरीके से बिजनेस करते हैं, एक होता है ट्रेडिंग और एक होता है मैन्युफैक्चरिंग। अब ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंस क्या है? देखिए ट्रेडिंग में हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग ट्रेडिंग में माल बना बनाया लेकर आते हैं और उसको आगे प्रॉफिट में बेच देते हैं, ये होता है ट्रेडिंग। और मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है बेटा, हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं और उस रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में। तो हमें लिखना है बेटा अपने नेचर ऑफ बिजनेस में कि हमारी फर्म ट्रेडिंग फर्म है या फिर मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, ये भी हमें पहले ही मेंशन करके चलना है। फिर आता है बेटा कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कि भाई हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है वो कितनी तारीख से स्टार्ट हुई है। समझिए ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, दे डिसाइड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म। उससे पहले वो तीनों लोग इंडिविजुअली अपना अपना काम कर रहे थे। अब ए ने किसी से लोन ले रखा था और आपने डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप लिखा ही नहीं क्लोज में, तो इससे क्या होगा, जिसने लोन लिया था वो आपकी फर्म में आएगा और आपसे वो पैसा रिकवर करेगा। बट अगर आपने वो क्लोज में लिखा है कि भाई हमारी पार्टनरशिप फर्म कब से स्टार्ट हुई है, मतलब ए हमारी फर्म में कब से पार्टनर बना है,
तो आप उसको दिखा सकते हैं कि भाई देखिए ए हमारी फर्म में इतनी तारीख से पार्टनर बना है, इससे पहले जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो एक ही पर्सनल है, उसका हमारी फर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो इसको कहते हैं बेटा कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। फिर आता है कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन में हम लोग ये लिखते हैं बेटा कि कौन सा पार्टनर बिजनेस में कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, यानी ए कितना पैसा लगाएगा, बी कितना पैसा लगाएगा, सी कितना पैसा लगाएगा, वो सब आपको पहले से ही क्लियर करके रखना है, वो लिखना है आज के टाइम पे जब आप पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हो। अब इसके अलावा इसमें एक और चीज लिखते हैं बेटा, वो होता है मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट। बेसिकली पार्टनरशिप में हम लोग कैपिटल अकाउंट अलग से बनाते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में इसकी आवश्यकता नहीं थी बेटा। क्यों नहीं थी? क्योंकि वहां पे तो सिंगल पार्टनर था, जितना भी मिलना है वो सब उसी को मिलना था। बट यहां पर हमारे बीच में बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, मिनिमम 2 बट मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। तो पार्टनरशिप डीड में कई सारे क्लोज होते हैं बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है फर्म पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करती है, ठीक है। फिर पार्टनर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम अपना ड्राइंग भी करता है पर्सनल यूज के लिए। वो सब ट्रीटमेंट हम कहां करते थे? कैपिटल अकाउंट में कर देते थे, ठीक है। कहां पे? सोल प्रोप्राइटरशिप में तो हम लायबिलिटी साइड में ही जब कैपिटल का ट्रीटमेंट दिखाते हैं तो वहां पे कर देते थे, वहां पे पॉसिबल था, इजी था, क्योंकि सिंगल पार्टनर है। बट यहां पर देयर कैन बी मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स। तो अगर मान लीजिए एक फर्म में 10 पार्टनर्स हैं, अब 10 पार्टनर्स ने पैसा विड्रॉ भी किया होगा पर्सनल यूज के लिए, इसके अलावा हो सकता है किसी ने एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस की हो, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिला हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करे फर्म उनसे, और प्रॉफिट एंड लॉस जो इस साल का है वो भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अब सोच के देखिए 10 पार्टनर्स का अगर ये सारा ट्रीटमेंट आप लायबिलिटी की कैपिटल साइड में दिखाओगे तो देखिए कितना बड़ा बन जाएगा, वो तो बहुत मुश्किल सा काम हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, जब हम लोग पार्टनरशिप फर्म में अकाउंट्स बनाते हैं तो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट 2 तरीके से बनता है बेटा, ठीक है। तो कैपिटल मेथड होता है फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो हमें ये भी पहले से ही मेंशन करके चलना है कि हम फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करेंगे या फिर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही फॉलो करेंगे, ठीक है। ये आपको चीजें पहले से क्लियर करके रखनी है बेटा। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर फर्म किसी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहती है तो वो पार्टनरशिप डीड में आपको पहले से ही प्रोविजन बनाना पड़ेगा, इफ फर्म वांट टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नहीं देना है तो कोई इशू नहीं है। फिर है नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको पहले ही पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना पड़ेगा कि फर्म पार्टनर से कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगी, इफ एनी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लोज है दैट इज अबाउट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब हम एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं तो बेटा पार्टनरशिप डीड में हमें लिख लेना चाहिए कि व्हाट विल बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिसमें सभी पार्टनर्स अपनी फर्म का प्रॉफिट या लॉस शेयर करेंगे। वो एग्रीड रेशो जरूर आपको मेंशन कर लेना चाहिए ताकि कल को कोई डिस्प्यूट्स ना हो। नहीं तो क्या होता है, देखिए जिसने सबसे ज्यादा पैसा लगाया वो चाहेगा मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिले, ठीक है, या जो डोमिनेटिंग पार्टनर है वो चाहेगा मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिले। नहीं, ऐसा नहीं होता है बेटा। आपको पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली अपना प्रॉफिट या लॉस शेयर करना पड़ेगा और वो रेशो आपको पहले से ही मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन। फर्म किसी पार्टनर से अगर लोन लेती है, एडवांस लेती है, तो उस पे कितना इंटरेस्ट ऑन लोन देना है ये भी बेटा आपको पहले से ही पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना पड़ेगा। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड फिर अप्लाई हो जाता है बेटा पार्टनरशिप एक्ट 1932। मींस अगर आपने इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई प्रोविजन नहीं भी लिया है तो भी आपको 6% पर एनम किसके अकॉर्डिंगली, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली अपने पार्टनर्स को पे करना पड़ेगा एज अ इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। इसके बाद आता है रेम्युनरेशन टू पार्टनर। अब यहाँ पे रेम्युनरेशंस में कुछ कंफ्यूजन हो जाती है, होता क्या है, कुछ नहीं है बेटा, सैलरी है, कमीशन है, ठीक है। ओवरऑल अगर कोई पार्टनर फर्म के लिए जो उसकी राइट्स और ड्यूटीज है उसके अलावा अलग से कुछ काम करता है तो फर्म उसको कुछ रेम्युनरेशन
पे कर देती है बेटा, तो ये भी आपको पहले से ही मेंशन करके चलना है कि अगर पार्टनर फर्म के लिए कुछ अलग से काम करता है तो फर्म उसको कितना रेम्युनरेशंस या कितना कमीशन पे करेगी। फिर इसके बाद आता है बेटा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब देखिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ये बेसिकली क्या है। देखिए अब इस चैप्टर में या इस यूनिट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे बेटा अबाउट पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप जो है हमने एक बार एग्रीमेंट बना लिया, ऐसा नहीं है उसमें चेंज नहीं होता है, आपकी पार्टनरशिप डीड में चेंज नहीं होता है। whenever there will be change in profit sharing ratio among the existing partner, ठीक है, या फिर कोई नया पार्टनर फर्म में आ जाए या कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो जाए या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, तो हर उस केस में बेटा जो पार्टनर्स हैं उनके बीच जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो जाता है। मान लीजिए कोई एक नया पार्टनर आता है, तो नया पार्टनर जो आएगा अब आने वाले टाइम में जितना भी फर्म प्रॉफिट कमाएगी उसमें से एक हिस्सा नया पार्टनर लेगा, तो वो गेनिंग पार्टनर होगा बेटा। बट वो हिस्सा लेगा तो सही, बट उसको देगा कौन? जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनमें से कोई एक या सभी पार्टनर्स मिलकर उसको हिस्सा देते हैं। इन द सेम मैनर अगर किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो जाए फर्म से या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, तो उस केस में वो पार्टनर अपना हिस्सा छोड़कर चला जाता है, ठीक है। तो वो बेटा यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है, और वो हिस्सा जो पार्टनर रिटायर हुआ है अपना छोड़कर गया है, या तो कोई एक पार्टनर या जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो सारे के सारे उसको बांट लेते हैं, वो गेनिंग पार्टनर होते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है बेटा वो अपना हिस्सा सैक्रिफाइस करता है गेनिंग पार्टनर के लिए। तो इसका मतलब दूसरे तरीके से भी है कि गेनिंग पार्टनर ने वो हिस्सा खरीदा है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से, ठीक है। तो अगर कुछ हिस्सा खरीदा गया है तो उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। वो पेमेंट जो होता है बेटा वो पेमेंट होता है गुडविल में। वो पेमेंट किस वे में होता है? गुडविल में। और जब भी हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होंगे किसी भी वजह से, एग्जिस्टिंग पार्टनर वॉलंटरी अपने रेशो चेंज करना चाहते हैं, कोई नया पार्टनर आ रहा है फर्म में, या फिर कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, या किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, ये सब केस कहलाते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है पुनर्गठन, फर्म को दोबारा से बनाना। दोबारा से बनाने का मतलब क्या है? जो हमारी पुरानी पार्टनरशिप डीड है वो खत्म हो गई है, हमें दोबारा से एक पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी, इसलिए हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। तो whenever there will be reconstitution of firm, there will be one or more sacrificing partner and one or more will be gaining partner, and gaining partner will compensate the sacrificing partners in way of goodwill। और ये goodwill निकालने के कई सारे मेथड होते हैं बेटा। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, कैपिटलाइजेशन मेथड होता है। तो कौन सा मेथड आपको यूज करना है गुडविल वैल्यूएशन करने के लिए, ये भी आपको पहले से ही पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद आता है वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, और इन्हीं केस में, ठीक है, जिसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कह रहे हैं, उस केस में जब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा तो जो फर्म की एग्जिस्टिंग असेट्स और लायबिलिटीज है उनको हम लोग रिवैल्यूड करते हैं बेटा, ठीक है। उसको कहते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। हम देखते हैं कि हमारी बुक वैल्यू, ठीक है, असेट्स की कितनी है और एक्चुअल में वो असेट्स हमारे पास कितनी है। ऐसे ही हमारी लायबिलिटीज कितनी है। कई बार क्या होता है कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमने बुक्स में लिखी नहीं है, या फिर कोई लायबिलिटी लिखी है बट वो ट्रेस ही नहीं हो पा रहे हमारे क्रेडिटर्स, तो ये सब हम रिवैल्यूड करते हैं और रीअसेस करते हैं बेटा। तो वो भी हमें लिखना पड़ता है पहले ही कि कैसे हम लोग अपनी असेट्स को वैल्यूड करेंगे एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। इसके बाद आता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट किस केस में बेटा? रिटायरमेंट और डेथ। अगर कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उसका जो हिसाब है हमें वो करना पड़ेगा। उस डेट पे, जिस डेट पे वो फर्म छोड़ के जा रहा है, उस पार्टनर का पैसा फर्म में लगा होगा, तो उसके अकाउंट को आप कैसे सेटल करोगे, उसकी पेमेंट कैसे करोगे, ये भी आपको पहले से ही मेंशन करना पड़ेगा। अब सोच के देखिए, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, अब उसके जो एग्जीक्यूटर्स हैं, लीगल ईयर हैं, ठीक है, जो उसके उत्तराधिकारी हैं, वो चाहते हैं कि हमें अभी अभी सारा का सारा पैसा दे दो जितना हमारे पार्टनर का लगा हुआ था, जिसकी डेथ हुई है उसका लगा हुआ था। बट कैसे पॉसिबल है? हो सकता है आपके पास इतनी लिक्विडिटी ना हो, ठीक है, अगर आपने उसकी पेमेंट कर दी सारा पैसा तो चला जाएगा, सारी लिक्विडिटी चली जाएगी। तो इसके लिए भी सब पार्टनर आपस में मिलकर जब पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं पहले से ही मेंशन कर लेते हैं कि अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसका अकाउंट आप कैसे सेटल्ड करोगे। तो रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे हमें ये भी करना पड़ता है, तो इसलिए पहले से ही इसका क्लोज बना है। फिर आता है बेटा अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड मतलब
फाइनेंशियल ईयर हमारा अकाउंटिंग पीरियड होगा या फिर कैलेंडर ईयर, यानी हम जो अपनी बुक्स बंद करेंगे वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के अकाउंट्स बनाएंगे उसमें, या फिर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। ये सब भी हमें पहले ही मेंशन करके चलना है। और उसके बाद आता है बेटा राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर। देयर मस्ट बी वेरी क्लैरिफिकेशंस अबाउट द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑल द पार्टनर्स, कि भाई सब पार्टनर्स को फर्म में क्या काम करना है, किसका क्या रोल है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बेटा पार्टनर्स के बीच में क्लैश हो जाएगा। वो सब राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स भी हमें पार्टनरशिप डीड में पहले से ही मेंशन करके चलनी पड़ती है। तो बेटे इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोविजन है, नेक्स्ट पार्टनरशिप डीड का कंपोनेंट्स है, वो है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। हमें पार्टनरशिप फर्म कितने टाइम के लिए कंटिन्यू रखनी है, ये भी आपको पहले ही मेंशन करके रखना है। 3 तरीके से हम पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, या तो स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए कि भाई हम पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू रखना चाहते हैं 1 साल या 2 साल, अच्छा लगेगा आगे कर लेंगे, नहीं तो हम अपनी फर्म बंद कर देंगे। पहले ही मेंशन कर दिया फॉर अ वेंचर, वेंचर का मतलब होता है एक स्पेसिफिक काम के लिए। जैसे ए और बी है, उसने केवल एक फ्लाईओवर बनाने के लिए पार्टनरशिप की है, जैसे वो फ्लाईओवर कंप्लीट हो जाएगा आपकी पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाएगी। इसको हम अकाउंट्स में ज्वाइंट वेंचर के नाम से पढ़ेंगे। और फिर होता है तीसरा एट अ विल। एट विल का मतलब होता है अपनी इच्छा से, जब तक आपकी इच्छा है आप पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू रखेंगे, और इच्छा नहीं है तो आप उसको बंद कर देंगे। तो ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद है बैंक अकाउंट ऑपरेशन। देखो बेटा, बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। मोस्ट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म केवल पैसे की वजह से, पैसे में हेरा फेरी गड़बड़ी, इसकी वजह से बंद हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए भी इन्होंने क्लोज बोला है, वो है बैंक अकाउंट ऑपरेशन। क्या पहले ही मेंशन कर लीजिएगा, पार्टनरशिप डीड में क्लोज बना लीजिएगा कि बैंक अकाउंट कैसे ऑपरेट होगा। एक सिंगल पार्टनर ऑपरेट करेगा, 2 पार्टनर ऑपरेट करेंगे, या फर्म में जितने भी अकाउंट पार्टनर्स हैं वो सब उसको ऑपरेट कर सकते हैं, वो भी आपको पहले से क्लियर करके चलना है। फिर आता है बेटा डेथ ऑफ अ पार्टनर, कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो हमें फर्म का क्या करना है। हमें उसको डिसॉल्व कर देना, डिसॉल्व का मतलब होता है फर्म परमानेंट बंद करना है, या फिर हमें फर्म को कंटिन्यू रखना है। ये प्रोविजन भी आपको पार्टनरशिप डीड के क्लोज में लिखना है। इसके बाद आता है बेटा सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, कि अगर इतना सब कुछ लिखने के बाद भी पार्टनर्स के बीच डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाता है, आपके पास सारी चीजें क्लियर थी, सब आपने पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर रखा था, बट इतना लिखा होने के बाद भी पार्टनर्स के बीच डिस्प्यूट्स हो जाता है, तो अब आप समझिए क्या करेंगे। तो उस डिस्प्यूट्स को आप कैसे सेटल करोगे, ये भी आपको पहले से ही पार्टनरशिप डीड के क्लोज में मेंशन करके चलना है, ठीक है बेटा। तो ये था अबाउट पार्टनरशिप डीड और उसके क्लोज। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड की। तो देखिए बेटा, अगर आपको पार्टनरशिप फर्म को अच्छे से चलाना है, बढ़िया तरीके से चलाना है, तो बहुत जरूरी है कि आपके पास पार्टनरशिप डीड हो। और यही इंपॉर्टेंस है पार्टनरशिप डीड की कि वो आपकी फर्म को लॉन्ग रन तक लेकर जा सकती है। बिना पार्टनरशिप डीड फर्म में डिस्प्यूट्स होगा ही होगा, पार्टनर्स के बीच में क्लैश होगा और पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी। तो बात करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पहली इंपॉर्टेंस है बेटा अवॉइड डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर्स। मान लीजिए पार्टनर्स के बीच में किसी भी चीज को लेके कोई डिस्प्यूट्स क्रिएट होता है, तो वो पार्टनरशिप डीड ही है कि उसकी हेल्प से आप उस डिस्प्यूट्स को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, पार्टनरशिप डीड में बेटा वी गवर्न्स राइट, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ईच एंड एवरी पार्टनर्स। हम लोग हर पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स हैं, उसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, उसकी क्या क्या लायबिलिटीज है, वो सब मेंशन करके चलते हैं बेटा पार्टनरशिप डीड में। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा, जब सब पार्टनर्स की ड्यूटीज, राइट्स, लायबिलिटीज क्लियर होंगी तो पार्टनर्स के काम में किसी तरीके की कोई इरिस्पांसिबिलिटी नहीं होगी, कोई क्लैश नहीं होगा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब बात करते हैं, क्या पार्टनरशिप डीड का होना जरूरी है? नो, पार्टनरशिप डीड इज नॉट कंपल्सरी, ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है फर्म में तो बेटा वी हैव टू फॉलो एन एक्ट जिसका नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932। हम लोगों को वो फॉलो करना पड़ता है। तो उसके क्या क्या क्लोज हैं, उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, अब हम करेंगे बेटा उसकी बात। अब तक की क्लास में हमने अपने पार्टनरशिप डीड, उसके क्लोज,
वो सब स्टडी कर लिए। अब पढ़ते हैं, अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, मींस फर्म में कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है बेटा, तो फिर हम कौन से प्रोविजन फॉलो करते हैं। देखिए, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वी हैव टू फॉलो पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो क्या कहता है बेटा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फर्म किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगी। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन बाय द फर्म टू एनी पार्टनर। और दूसरा प्रोविजन क्या कहता है बेटा, अब क्योंकि फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रही है, तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज नहीं करेगी। क्लियर है, ये हो गए आपके दो प्रोविजन। तीसरा प्रोविजन है बेटा, नो रेमुनरेशंस विल बी गिवन टू एनी पार्टनर। मतलब अगर कोई पार्टनर फर्म के लिए कोई अलग से काम करता है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फर्म में वो तो कर ही रहा है, उसकी जो लायबिलिटी थी वो तो कर ही रहा है, उसके अलावा अगर कोई काम कर रहा है तो उसके बदले फर्म अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ना तो उसको कोई सैलरी देगी ना उसको कोई कमीशन देगी। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा, क्योंकि ये जो है आपका, ये ज्यादातर क्वेश्चंस गलत करा देता है, वो है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन या एडवांस। देखिए, अगर किसी पार्टनर ने फर्म में कैपिटल लगा रखा है और उसके बाद उसी पार्टनर ने फर्म को लोन भी दे रखा है, तो पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो यहां पर भी हमें 6% पर एनम, 6% पर एनम उसको इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। अब रिमेंबर दिस थिंग बच्चों, यहां पे बेटा 6% पर एनम है, 6% नहीं है। कई बार बच्चे बोलते हैं 6%, तो ध्यान रखना है 6% पर एनम फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करना पड़ेगा। और उसके बाद है नेक्स्ट प्रोविजन, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स अपना प्रॉफिट या लॉस कैसे शेयर करेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मेंशन नहीं है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। इक्वली का मतलब है अगर दो पार्टनर है तो 50-50%, तीन पार्टनर है तो 33-33 और 34%, चार है तो 25-25-25-25 यानी 1/4 ठीक है। तो ये सब वो प्रोविजंस हैं जो हमें जब अपने न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे तो ध्यान रखना पड़ेगा कि पार्टनरशिप डीड में इनको लेके कोई प्रोविजन है या नहीं है। अब देखिए, एक चीज और आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी, कई बार क्या होगा, जैसे पार्टनरशिप डीड होगी, आपके पास लिखा है भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना % देना है, बट उसके बाद बाकी चीजों के लिए कुछ भी प्रोविजंस नहीं है, तो उस केस में भी आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 ही फॉलो करना पड़ेगा। मतलब जिनके प्रोविजंस नहीं है, जिनके बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा है, तो वहां पर ये सारी चीजें हमें फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। इसके अलावा कुछ और प्रोविजंस है जो नॉर्मली हम लोगों को न्यूमेरिकल्स में नहीं यूज करने हैं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक प्रोविजन है बेटा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड। देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि भाई अ न्यू पार्टनर विल बी एडमिटेड इन केस ऑफ कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो यहां 1932 में भी ये चीज मेंशन की है कि नया पार्टनर फर्म में नहीं आ सकता जब तक अनलेस ऑल द पार्टनर्स आर एग्रीड, जब तक सभी पार्टनर्स की कंसेंट ना हो। इसके अलावा बोला है इफ ऑल द पार्टनर्स एग्रीड, ठीक है, ये भी 1932 में दिया है। तो एक माइनर को फर्म अपना पार्टनर बना सकती है अगर उससे फर्म को प्रॉफिट होता है, ठीक है। A person may be admitted as a partner either with consent of all the partners, और जैसा आपके पार्टनरशिप डीड प्रोविजन में लिखा है, ऐसे ही एक पार्टनर फर्म से रिटायर हो सकता है अगर सभी पार्टनर्स की कंसेंट है उसकी रिटायरमेंट को लेके, या फिर पार्टनरशिप डीड में जो भी आपका मेंशन किया होगा कि भाई अगर मैच्योरिटी कह रही है कि भाई उसको रिटायर होना चाहिए या एक नया पार्टनर आना चाहिए, अगर इसके लिए पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है तो आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद है बेटा रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज ऑप्शनल नॉट कंपल्सरी। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि रजिस्ट्रेशन जो है पार्टनरशिप फर्म में कंपल्सरी नहीं है, केवल ऑप्शनल है, आप चाहे कराएं ना करें। अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय पार्टनर्स इन पार्टनरशिप डीड अ फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर। के फर्म डिसॉल्व हो जाएगी जब किसी पार्टनर की डेथ होती है।
ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हमने क्या क्या किया, मैं एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं। हमने किया पार्टनरशिप डीड, उसके कंटेंट्स, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस, और अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, ठीक है, तो आपको कौन से प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे, दैट इज पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज के वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, वो कौन सा प्रोविजन है पार्टनरशिप डीड का या फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो आपको सबसे अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो क्यों लगा। मिलते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।